गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 12 मार्च 2021 है, दिन है फ्राइडे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है आज हमारे टेबल के ऊपर। द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी किंडल्ड। इसका बहुत ही सिंपल मतलब यही होता है, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है इट्स नॉट अबाउट ये एग्जामिनेशन आपकी इंफॉर्मेशन की रेंज के लिए नहीं है कि आपको कितनी सारी चीज़ों के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। नो, इट्स अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट के बारे में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको पता है कि कब कौन सा वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला गया था, किस बैट्समैन ने कितने रन्स हैं, सेंचुरीज हैं, ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। आई एम नॉट सेइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गुड, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज जो है दैट विल टेक यू टू ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। सेम वे अगर आप यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए उस एग्ज़ाम को डिज़ाइन किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना यानी कि अलग अलग एक मैगज़ीन की जगह 10 मैगज़ीन, एक न्यूज़पेपर की जगह 10 न्यूज़पेपर, 2-3 आर्टिकल्स की जगह 15-20 आर्टिकल्स, इस प्रकार के टारगेट्स आप रखेंगे तो होगा ये कि इन्फॉर्मेशन का लोड बढ़ जाएगा और नॉलेज जो है उसकी जो प्रोसेस है वो आप नॉलेज की ट्रेन जो है वो मिस कर जाएंगे। थिंक अबाउट इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में लाइक एवरीडे आज भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर बिट कंफ्यूज्ड, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत की जाए, देन वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव अ स्मार्ट कोर्स। हमारे स्मार्ट कोर्स को भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है। सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कोर्स के दूसरे भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, 1300 प्लस वीडियोस हैं, 650 प्लस क्विज हैं, राइट, और डाउट सॉल्विंग बाय एक्सपर्ट्स, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हैं। डेमो वीडियोस को देखने के लिए या फिर इन कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए चेकआउट आवर वेबसाइट दैट इज studyiq.com, या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला प्रश्न है कि होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये बताया है, एक आंकड़ा दिया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA जो हैं, तो 2015 के कंपैरिजन में 2019 में इस पर्टिकुलर एक्ट का इस्तेमाल कितना ज़्यादा, कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, बताइए उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि चाइना ने एक डिजिटल सर्टिफिकेट लॉन्च किया जिसको आप एक प्रकार का वायरस पासपोर्ट भी कह सकते हैं, कि जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन मिल चुकी है उसका स्टेटस क्या है, वायरस के टेस्ट रिजल्ट क्या है। तो ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट हैं वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। नेम दी ओनली CM ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड जब से बना है, 2000 में उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश में से इसको अलग किया गया था, तो तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही ऐसे वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी टेन्योर को कंप्लीट किया है, तो बताइए उनका नाम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डस्टलिक 2। डस्टलिक 2 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल्स। वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस इन ए नॉन आइडियल वर्ल्ड, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। एक एक्स डिप्लोमेट ने आई थिंक ये आर्टिकल लिखा है, मैं उनका नाम भूल गया, बट आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, ये ग्लोबल एजेंडा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है, क्योंकि एज यू नो कि जब मिस्टर ट्रंप 2016 में जब वो कैंपेन कर रहे थे, तो उस टाइम पर मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो USA को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ले जाएंगे। उन्होंने ये बताया था अपने कैंपेन्स में कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये एक तरफा है, ये USA के हित में नहीं है, या कुछ देशों को इसका बेनिफिट मिलेगा, USA के लिए ये नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कैंपेन में की थी। और फिर वो
प्रेसिडेंट बन गए और उसके बाद जो सबसे पहले जो उन्होंने डिसीजंस लिए उनमें से एक डिसीजन ये था कि यूएसए को पेरिस एग्रीमेंट्स में से निकाल दिया। अब ओबामा के टाइम पर ओबामा का जो टेन्योर था तो उसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आए उन्होंने ऑल टुगेदर उसी देश को इस एग्रीमेंट में से निकाल दिया। अब क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है कि सिर्फ इसका इश्यू भारत या फिर चाइना या फिर मॉरिशस या फिर सेनेगल या फिर छोटे बड़े सभी देशों के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटी बड़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है। और हमने कई बार ये भी समझा है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर देश के ऊपर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते, हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ये काम नहीं छोड़ सकते। एज एन इंडिविजुअल, एज एन कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, हम सब इंसान हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी हो सके हमसे, जो भी लेवल हो, छोटे से छोटा लेवल ये भी हो सकता है कि आप जब अपना घर से बाहर जा रहे हैं, आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एयर कंडीशन या फिर फ़ैन या फिर लाइट जो है उसको बंद कर दें। दैट विल ऑल्सो हेल्प। एवरी ड्रॉप हेल्प्स, यू नो, जो कहते हैं ना कि एक एक बूंद से पूरा समंदर बनता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, लेकिन इसी के साथ साथ वी नीड सॉर्ट ऑफ ग्लोबल लेवल पार्टनरशिप एज वेल। सभी को मिलकर इसका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का बन सकता है, उल्टा ट्रायंगल, कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल की एक्शन भी इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। ओबामा के टाइम पर जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो थे जॉन कैरी, ये काफ़ी फेमस थे पेरिस एग्रीमेंट को लेकर, उन्होंने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बाइडन ने जॉन कैरी को स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट के तौर पर सिलेक्ट किया है। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हु इज़ द स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट, या फिर हु इज़ द यूएसएज स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट। चार नाम दिए गए होंगे, मेक श्योर इट इज़ जॉन कैरी। तो दिस इज़ ए क्लियर सिग्नल। ये जो डिसीजन लिया है जो बाइडन ने अपने कैंपेन मीन्स इलेक्ट होने के बाद पेरिस एग्रीमेंट को यूएसए को पेरिस एग्रीमेंट में वापस ऐड करवाना, फिर जॉन कैरी को एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा है कि जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू कंट्रोल दिस क्लाइमेट चेंज। The presidential call to reconvene the major economies forum, starting with the Leaders Climate Summit in April this year. जो बाइडन साहब ने ये बताया है कि अप्रैल में एक लीडर्स क्लाइमेट समिट होगी और उसके बाद जल्द ही एक मेजर इकोनॉमीज फोरम की मीटिंग होगी। नाउ द थिंग इज़, ये मेजर इकोनॉमिक फोरम के बारे में शायद आपको ना पता हो, लेकिन इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2009 में, और उससे पहले जो बुश थे, राइट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो उनके टेन्योर से इसको ये जो मीटिंग है, ये मेजर इकोनॉमीज मीटिंग, तो ये मीटिंग की शुरुआत हो गई थी। और पहले इसका नाम था मेजर इमिटर्स मीटिंग, कि सबसे ज़्यादा जो गैस एमिट करते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था इन लोगों को, और इतना ये जो देश है, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस वर्ड एमिटर्स, तो फिर इसका नाम बदलकर मेजर इकोनॉमीज मीटिंग कर दिया गया। और फिर एक नाम बदलने से और फिर थोड़ा एक एटीट्यूड और कल्चर के चेंज से फिर ये सारे कंट्रीज जो हैं वो ऑन बोर्ड आ गए। तो ये चीज़ फिर से होने वाली है, ये फिर से एक मीटिंग होगी इतने सालों के बाद, सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और सारे देश जो हैं, दुनिया के सभी देशों को ये बता दिया गया है कि आप अपना जो नेट ज़ीरो GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हैं, बाय 2050 आप नेट ज़ीरो, आप किसी भी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस एमिट ना करें, इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। चाइना ने अपना खुद का टारगेट 2060 रखा है, और चाइना को भी बताया गया है कि आप एक डेकेड यानी कि 10 साल पहले इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। आपको भी 2050 तक ये अचीव करना है, क्योंकि द थिंग इज़ कि लेट्स से 200 देश हैं, तो 200 में से अगर
190 देश जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो करने के लिए तैयार है, लेकिन 10 देश फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 190 देशों की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। इट्स लाइक हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो अगर लेट्स से 20 हाउसेस हैं, तो 20 घरों में से अगर 19 घर अपनी जो डस्टबिन और अपना जो कचरा है ये सारी चीज़ें राइट जगह पर उस करते हैं, बाइफरकेट करते हैं कि रिसाइकल्ड मटेरियल, नॉन रिसाइकल्ड, फिर जो भी ये जो वेट हम कहते हैं, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, जो गीला कचरा है, राइट, तो उसको अलग जगह पर रखते हैं। और एक ऐसा घर है जो अपनी जो भी प्लास्टिक की बैग्स ये सारी चीज़ें रोड के ऊपर फेंक देता है, तो वहाँ से बाहर से कोई व्यक्ति निकलेगा और देखेगा तो सोचेगा कि ये पूरी सोसाइटी ऐसी होगी, इज़न्ट इट? एक व्यक्ति की वजह से या फिर एक घर की वजह से 19 लोगों की मेहनत के ऊपर पानी। इन द सेम वे दुनिया में भी ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हर किसी को एक साथ मिलकर एक राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये हम सब के लिए है, या तो हम एक साथ स्विम करेंगे या फिर एक साथ डूब जाएंगे, सिंपल इज दैट। As of today, countries representing around 65% of global CO2 emissions have already agreed to this. 65% जो टोटल एमिशन वाले कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस बात के ऊपर एग्री किया है कि 2050 तक हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना यह है कि 2021 के अंत से पहले 90% जितने ये जो 90% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन कंट्रीज जो हैं इसके पार्ट बन जाएंगे। इंडिया की बात करें तो हमारा देश जो है वो एक प्रकार से अगर आप देखें पर कैपिटा, पर पर्सन जो एमिट करता है गैस या फिर ग्रीन हाउस गैसेस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही कम गैस एमिट करते हैं हमारे देश के लोग, एवरेज अगर हम निकाला है पर कैपिटा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यस वी आर नंबर 3। अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए पार्टी हम गिने और उनको भी लिस्ट में लाएं तो फिर हम नंबर 4 पर हैं। देशों की बात करें देन वी आर एट नंबर 3। लेकिन रिन्यूएबल के सोर्स में भी भारत ने काफ़ी अच्छा एक प्रोग्रेस किया है। जिस प्रकार से हमारी स्पीड है रिन्यूएबल सोर्सेज को जिस प्रकार से हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक ऐसा रूल है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है, एनवायरमेंटल टैरिफ एक प्रकार से, तो इस चीज़ का ये चीज़ अलाउड नहीं है इन सिंपल टर्म्स, राइट। लेकिन इसको भी मॉडिफाई किया जाएगा कि अगर कोई सामान आपके देश में आ रहा है और वो अगर थोड़ा हार्मफुल है, उसको रिसाइकल करना है ये वो, तो फिर उसके ऊपर आप कोई एनवायरमेंटल सेस या फिर ऐसी चीज़ लगा पाएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी चेंज किए जा सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यू है, ये सारी चीज़ें स्लो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब पैसों की बात आती है, राइट, पैसों की जब भी बात आती है तो देखिए अमीर देश जो हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, आज जो डेवलप्ड देश हैं वो कैसे बने डेवलप्ड कंट्रीज़? उन्होंने कितने सारे जंगलों को काटे, उन्होंने कितनी सारी फैक्ट्रीज लगाई, और एक लंबे समय तक जब उस टाइम पर हम क्लाइमेट चेंज से इतने कोई आज जो अवेयरनेस है उतनी अवेयरनेस नहीं थी, पता भी नहीं था लोगों को कि आपका जो स्टीम इंजन है वो कितना पोल्यूशन कर रहा है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था उस टाइम पर। तो फिर अभी जो ग्रीन हाउस गैसेस हमें जो एक पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा ये जो कार्बन एमिट किसी ने किया है तो ये डेवलप्ड देशों ने किया है, और उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे भी हैं, पैसे हैं उनके पास, वो टेक्नोलॉजी है, वो उस लेवल पर है कि दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो जब डेवलपिंग देशों की बात आती है, अगर भारत में आप कहें कि हर एक घर के ऊपर सोलर पैनल होनी चाहिए, हर एक के पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होना चाहिए, 2 व्हीलर, लेट्स से, नॉट आई एम नॉट सेइंग 4 व्हीलर्स बट लेट्स से एटलीस्ट 2 व्हीलर, तो ये सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल नहीं, वी नीड मनी फॉर इट, राइट। पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, कई जगहों पर आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए डेवलप्ड देशों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये तय किया गया था कि हर साल $100 बिलियन कलेक्ट किए जाएंगे, और ये पैसे जो है वो डेवलपिंग देशों को दिए जाएंगे ताकि वो टेक्नोलॉजी खरीद सके, नई टेक्नोलॉजीज खरीद सके, और इसी के साथ साथ जो अपने पुराने, लेट्स से पुराना आपका कोल प्लांट है तो उसको आप अपग्रेड कर सकें। रघुराम राजन साहब ने ये प्रपोजल दिया कि दोस अबाउट द ग्लोबल एवरेज, अगर आपका देश ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा एमिट करता है तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर आप ग्लोबल एवरेज से कम करते हैं तो फिर यू विल रिसीव द मनी, आपको पैसे
ये डेवलप्ड देश या फिर जो हाई एमिटर देश है वो आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक फार्मूला रखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जब पैसे निकालने की बात आती है तब तू मैं की शुरुआत हो जाती है। प्रोसेस को स्लो करने के लिए कई देश भारत और चाइना के ऊपर ब्लेम करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी बहुत गरीब हैं। हमारा देश, हम ये नहीं कि हमारे देश की तरक्की अच्छी है, बट वी कैन नॉट से कि वी आर ए डेवलप्ड नेशन, इज़न्ट इट। और जब आप एक डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं तब आपका एमिशन लेवल जो है वो, जब आप डेवलपिंग पाथ पर हैं तब आपका एमिशन इस प्रकार से इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब एक डेवलप हो गया आप, उसके बाद एमिशन जो है वो स्टेबल होकर फिर धीरे धीरे गिरने लगता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अब भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारी जो फॉरेन अफेयर्स और हमारी जो टीम है बेसिकली, उनको प्रॉपर नेगोशिएशन करके ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज को रोकना है, हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड वी हैव टू मेक श्योर कि एक बैलेंस हम अचीव यहाँ पर कर सकें। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की। क्वाड समिट, क्वाड के बारे में एक दो दिन पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इज़न्ट इट। आज पहली समिट होने वाली है। देखिए, दिस इज़ ए समिट, कीप दिस थिंग इन माइंड। समिट यानी कि जो टॉप लीडर्स हैं इन 4 देशों के, यूएसए के प्रेसिडेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये चारों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो हैं, एक प्रेसिडेंट और 3 प्राइम मिनिस्टर्स, वो आज एक समिट को अटेंड करेंगे, राइट। एंड दिस इज़ द फर्स्ट समिट ऑफ क्वाड। आज तक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, लेकिन समिट पहली बार ये हो रही है। तो ये क्लियर नज़र आता है कि इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर को फ्री एंड ओपन रखने के लिए ये चारों देश जो हैं वो कमिटेड हैं। ऊपर से ट्रंप साहब ने जो चीज़ों की शुरुआत की थी उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने। और यहाँ पर मैं जब बात कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको रोकने के लिए जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उतना कमिटेड है। ट्रंप के टाइम पर क्वाड जो है वो सिर्फ मिलिट्री डायरेक्शन, सिर्फ मिलिट्री के बारे में बात होती थी, लेकिन बाइडन जो है वो इस पर्टिकुलर क्वाड ग्रुप को एक्सपांड करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी रिलेशन जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर नहीं चल सकता। मिलिट्री के साथ साथ अगर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, दूसरे ऐसे स्ट्रैंड्स हैं या फिर दूसरी ऐसी ब्रांचेस हैं आपके रिलेशन, एक होलिस्टिक रिलेशनशिप है, तो फिर मिलिट्री रिलेशन के साथ साथ दूसरे ये रिलेशन होने की वजह से ओवरऑल जो रिलेशनशिप है 2 देशों के बीच में वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। और यहाँ पर यही हो रहा है कि सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिर्फ चाइना को रोकना नहीं है, सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। चाइना के ऊपर हम इतने ज़्यादा निर्भर ना रहें, राइट। नई टेक्नोलॉजीज़ को एक दूसरे के साथ तो शेयर करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, तो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना का जो डोमिनेंस है एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ में, तो ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए भारत जैसे देश को जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की टेक्नोलॉजीज़ की और उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, तो वी शुड नॉट मिस इट, राइट। जनरली ये हुआ है कि इस प्रकार की जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं तो उसको हमने मिस कर दिया था, लेकिन ये क्वाड को हमें मिस डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर वी विल नॉट मिस इट। और भारत को भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों की शुरुआत हमारे देश में कर देनी चाहिए। स्लोली डज इट। रशिया की जो सरकार है उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। नया तरीका ये है कि सोशल मीडिया एंटिटीज़ हैं, ट्विटर के साथ जो रशियन गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर लाइक सिचुएशन जो है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ का जो मीडिया वॉचडॉग है जिसका नाम है रोस्कोमनादज़ोर जो हैं, व्हाट दे हैव डन इज़, उन्होंने ये कहा कि वो ट्विटर और इस प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए इंटरनेट की जो स्पीड है उसको स्लो कर देंगे। आप ट्विटर खोलने की कोशिश करेंगे, इट विल टेक एज, बहुत वक्त लगेगा। 2G से भी, लेट्स से 2G से भी कम स्पीड अगर आपको मिले फेसबुक खोलने में, ट्विटर खोलने में, और वो भी आज के ज़माने में जब हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करें और वो ओपन ना हो, देन वी फील लाइक इट इज़ वेरी स्लो। तो इसको वेरी 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 स्लो बनाया जाएगा। तो इसकी वजह से होगा ये कि लोग ट्विटर और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल
करना छोड़ देंगे या फिर पक जाएंगे. दे विल नॉट यूज़ दिस. इन सिंपल वर्ड्स, ऑफिशियली रीज़न ये बताया है कि ट्विटर को बताया गया था कि ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें या फिर पोस्ट्स, सुइसाइड्स, पोर्नोग्राफी, ये सारी पोस्ट्स जो हैं वो आपने डिलीट नहीं कर रहे हैं, आप इसमें फेल हो रहे हैं. तो इसकी वजह से आपको इस प्रकार से आपके आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रकार की ब्रेक लगाई जा रही है, राइट. और ये एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला है. ये इसमें क्या है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने देखा कैसे गूगल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन हो गई थी, राइट. भारत के बारे में भी मैंने एग्जांपल दिया था इससे पहले कि भारत की एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब ट्विटर के हेड को बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया एक प्रकार से. तो ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ये इतनी सोशल मीडिया कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये किसी देश की जो अथॉरिटी है, किसी सरकार को भी अब चैलेंज करने लगे हैं. और यहाँ पर क्या पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और सुसाइड्स को लेकर पुतिन की सरकार ने ये ब्रेक्स लगाई थी? आंसर इज़ कि वहाँ पर जो विरोध चल रहा है, एलेक्सी नेवल्नी और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो ट्विटर और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी एक्टिव थे. और ये जो जिस स्पीड से ये प्रोटेस्ट या फिर इनके सपोर्टर्स बढ़ रहे थे, तो एक प्रकार से उनके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने यह डिसीजन लिया है. अब द थिंग इज़ कि किसी देश में किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की शट डाउन कर देना, जैसे हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में या फिर कहीं पर अगर रायट्स हो जाते हैं तो सरकार क्या करती है, इंटरनेट बंद कर देती है. लेकिन ये एक नया तरीका निकाला है रशिया ने कि उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्पीड कम कर देते हैं. अब रशिया जो है ये सोवियत स्टेट था, एज वी नो, यूएसएसआर में से रशिया बना, और कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन जो हैं वो उनके इफ़ आई कैन यूज़ दिस वर्ड, उनके जीन्स में है. दे नो हाउ टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, और कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी कॉमन ओवर देयर. एक डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, एज यू कैन अंडरस्टैंड. जिस प्रकार की डेमोक्रेसी हमें दूसरे देशों में मिलती है उस प्रकार की. तो और पुतिन भी केजीबी, वहाँ की जो फॉर्मर सीक्रेट सर्विस थी, उनके हेड रह चुके हैं. तो ये तो शायद होना ही था. नाउ द थिंग इज़ कि इंटरनेट जब बंद करते हैं तो गवर्नमेंट के प्रति एक गुस्सा मीन्स पब्लिक जो है वो नाराज़ हो जाती है. लेट्स से आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कोई चीज़ आपके वहाँ पर चल रही है एंड यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट, तो फिर इंटरनेट जब बंद हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा. यू वॉन्ट फील राइट, आप सरकार के विरोधी हो जाएंगे. लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ब्रेक्स लगा दी तो आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, आपका जो भी काम है वो चलता रहेगा. तो दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ डूइंग इट, एंड आई थिंक ये रशिया की जो नई स्ट्रेटजी है उसको दूसरे देश भी, मुझे ये डर है कि इंडिया भी शायद ऐसी कोई चीज़ को फ्यूचर में फॉलो कर सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि फॉलोइंग ही करेंगे, लेकिन एक सोचने वाली बात तो है ही कि एक नया तरीका निकाला है. ओपनिंग मूव, ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ एडिटोरियल है. आज न्यूज़ भी है एक. तो मैं जब न्यूज़ पढ़ रहा था तो ये चीज़, मैं सबसे पहले न्यूज़ पढ़े मैंने, फाइनेंशियल न्यूज़, ताकि जल्द से जल्द मैं उनको आपके लिए इस फाइल में ऐड कर दूं. तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट दिस डेज. पहले मैं एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स से शुरुआत करता था, अब मैं फाइनेंशियल न्यूज़ से शुरुआत करता हूं ताकि वो रह ना जाए. तो न्यूज़ जब मैं पढ़ रहा था, लेट मी शो इट टू यू, मैंने रखा है या वो शायद मैंने डिलीट कर दिया वो न्यूज़. जस्ट अ सेकंड. एक इंश्योरेंस को लेकर न्यूज़ है, और नहीं, वो मैंने डिलीट कर दिया. डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें सिर्फ न्यूज़ था, न्यूज़ इन द सेंस कि कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया उसके साथ जुड़ी हुई बात थी, लेकिन इसमें एक पूरा एनालिसिस हमें मिल रहा है. तो इट इज़ मोर होलिस्टिक. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट के टाइम पर यह कहा था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा. करंट लिमिट है 49%, इसको इंक्रीज़ करके 74% करने का जो प्रपोजल है, इसको यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है. अब इस एक्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ये बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर ये एक्ट बन सकता है. होपफुली ये बजट सेशन में ही इसको टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो हमारे देश में काफ़ी कम है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म कवर हैं, फिर व्हीकल्स की बात करें, घरों की बात करें, फॉरेन में तो लोग जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसका भी एक इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर गिर गया, टूट गया. हमारे यहाँ पर हम टफन
ग्लास फिट करवा कर खुश रह जाते हैं, कोई अच्छा सा कवर ले लिया, बट उतने ही पैसों में। आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश के लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन में कवर यूज़ नहीं करते, दे जस्ट यूज़ दैट फ़ोन इटसेल्फ राइट विदाउट कवर। तो हम सोच रहे हैं वाई, द थिंग इज़ दे हैव इंश्योरेंस ओवर देयर। तो वो जो फ़ोन बनाया गया है जो फील करने के लिए इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं कंपनीज़ ने उसकी डिज़ाइन में, तो उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते। अब ये थोड़ी सिली चीज़ लगेगी आपको, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट। कार्स की बात करें, रोड कार्स और व्हीकल्स की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, इंश्योरेंस नहीं है, और उनका जब एक्सीडेंट होता है सामने वाले व्यक्ति के साथ, कोई चल कर जा रहा है और आपके मोटरसाइकिल की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कोर्ट में जब ये केस चलता है तो आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो कोर्ट भी लाचार हो जाती है। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कैसे जो कॉम्पनसेशन है वो उस विक्टिम या फिर उसके परिवार को दिलाएगी कोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो, इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है राइट। अगर आप इसको समझ लें, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं, एक बेसिक इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड कि अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि हम हर साल पूरे परिवार के कुछ 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये इंश्योरेंस में दे सकें, तो ये आपका कसूर नहीं है। इट इज़ ये पूरी सिस्टम और जिस लेवल पर, जिस ट्रांजिशन मोड में हम गुजर रहे हैं, तो इट्स वेरी सैड कि लोग जो हैं वो कई बार इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन होपफुली ज़्यादा कंपनीज़ के आने से कंपटीशन इंक्रीज़ होगी और कंपटीशन की वजह से इंश्योरेंस की प्राइसेस जो हैं वो कम होगी, लेट्स होप, और फिर हर कोई इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाए। ये एक अच्छी बात है राइट। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उस किताब में मैंने पढ़ा था ये इंश्योरेंस के बारे में कुछ सालों पहले। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कैसे इंश्योरेंस जो है, दैट मीन्स उसमें एक आइडिया दिया गया है। वो किताब ऐसे लिखी गई है कि वो पुरानी नहीं है, लेकिन एक बहुत पुरानी कहानी चल रही उसमें। आज से 3,000 साल पहले का जो समय था, उसके 3-5 हज़ार साल पहले के समय की लगभग कहानी है उसमें, समथिंग लाइक दैट। मैं अभी तो एग्जैक्ट डेट भूल गया हूँ, लेकिन बहुत 2,000-3,000 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पर एक व्यक्ति जो है, जो हमें बातें कर रहा है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि शायद भविष्य में कोई ऐसी चीज़ आए जिससे कि अगर आप नहीं रहें तो आपके परिवार को कुछ ना कुछ पैसे मिले। ये वो बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। तो तब हमें पता चलता है कि जब इंश्योरेंस वाली सिस्टम नहीं थी और जब हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है, और यहाँ पर इट साउंड्स लाइक आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट, आई एम नॉट, आई एम जस्ट सेइंग, मैं सिर्फ आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट एन इंश्योरेंस एजेंट। तो इंडिया हैज़ रिजन फ्रॉम 2.71, ये जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, इसको कैसे काउंट करते हैं, एस्टिमेटेड एज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ये 2001 में 2.71% था, ये 2019 में 3.76% है। लेकिन मलेशिया, थाईलैंड, चाइना के साथ कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 2.82 है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बहुत कम है, 0.94%, ये 2019 का आंकड़ा है। और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस 2013 में जो था उससे ड्रॉप होकर 2.82% हो गया है। ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर लाइफ की बात करें तो इट इज़ 3.35%, नॉन लाइफ सेगमेंट है 3.88%। तो यहाँ पर भी हम काफ़ी पीछे हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब जो जैसे मैंने आपको इसका मेन जो कंटेक्स्ट है वो बता दिया है कि जैसे जितना फॉरेन लिमिट इंक्रीज कर दी है राइट, 74%, इजंट इट, यस 74% अगर कर दी है तो होगा ये कि बड़ी जो दूसरी बाहर की कंपनीज हैं वो भी भारत की इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी या फिर यहाँ पर नए बिजनेसेस खोले जा सकते हैं। तो ये कवरेज का एक्सपांशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी तक ये हुआ है कि लिमिट जो थी 49%, तो उससे भी उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, शायद वो बिजनेस मॉडल फिट नहीं बैठता था। लेकिन भारत में एक फेवरेबल डेमोग्राफी है, जो एज वाइज ग्रुप का सेगमेंट करें तो काफ़ी फेवरेबल है इंश्योरेंस के लिए, और बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर इंश्योरेंस को और ज़्यादा पेनिट्रेट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल न्यूज़, न्यू फ्लाइट प्लान एक चीज़ है जिसको कहते हैं
सिक्स्थ फ्रीडम प्रिविलेजेस, राइट। सिक्स्थ फ्रीडम प्रिविलेजेस का एग्जांपल है कि पैसेंजर फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क जा रहा है तो वो या तो एक नॉन स्टॉप फ्लाइट ले या फिर एक ऐसी फ़्लाइट ले जो या तो मिडल ईस्ट या फिर यूरोप में एक स्टॉप लेगी और उसके बाद वहाँ से ये फ़्लाइट फिर से न्यूयॉर्क के लिए उड़ जाएगी। तो ये चीज़ से क्या होता है कि मान लीजिए दिस इज़ दुबई, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ न्यूयॉर्क, ओके, या फिर यूएसए। तो यहाँ से एक फ़्लाइट निकली, आप एमिरेट में बैठकर यहाँ तक पहुँच गए, ओके। एयर इंडिया की फ़्लाइट भी अवेलेबल है, एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही है यहाँ से यहाँ, लेकिन ये वाली फ़्लाइट यहाँ पर स्टॉप लेकर फिर आपको यहाँ पर एक कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट इसका शायद कम हो। तो होता क्या है कि एयर इंडिया को एग्ज़ाम मीन्स उनको ज़्यादा टिकट्स वो नहीं बेच पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे देशों को इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हमने दे रखी है, ये जिसको कहते हैं सिक्स्थ फ्रीडम प्रिविलेजेस। तो बेसिकली भारत की जो कंपनीज़ हैं या फिर भारत की जो एयरलाइंस है, उन्होंने कहा है कि ये सिक्स्थ फ्रीडम प्रिविलेज जिसको रिवाइज़ किया जाए। कितने सारे देशों के पास ये सिक्स्थ फ्रीडम प्रिविलेज मिल रहा है उनको, और इसकी वजह से भारत की जो एयर कैरियर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। टर्म लाइफ कवर, अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए कि खबर ये आ रही है कि टर्म लाइफ कवर जो हैं आपके ना होने के बाद जो पैसे मिलेंगे परिवारजनों को, तो ये इसका प्रीमियम जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, 10 से 15% इसमें एक राइज हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज का कहना यह है कि कोविड-19 की वजह से और ओवरऑल कोमॉर्बिडिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं लोगों को, और तो इसके लिए वो प्राइस जो हैं प्रीमियम की वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए भारत में IRDAI जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना आप अपने रेट्स जो हैं वो रिवाइज नहीं कर सकते। एसेट्स फॉर सेल, नीति आयोग जो है वो एक एसेट्स जो हैं जो मैंने कल भी समझाया था, राइट, एसेट्स के मोनेटाइजेशन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, और कुछ मिनिस्ट्रीज़ का संपर्क भी किया। नीति आयोग ने खुद 100 जितनी ऐसी एसेट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसकी वैल्यू कुछ 5 लाख करोड़ रुपए जितनी हो सकती है। गवर्नमेंट का भी ये लक्ष्य है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको बंद किया जाए, और नीति आयोग जो है वो दूसरे मिनिस्ट्रीज़ को अप्रोच कर रही है और पूछ रही है कि आप बताइए, लिस्ट दीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं। अर्बन जॉबलेसनेस की बात करें तो इसमें एक राइज देखने को मिला है, यानी कि जो कोविड-19 पेंडेमिक का लॉकडाउन हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स हैं, जॉब्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। आंकड़े आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और लास्ट जो है ये एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनको अब यहाँ पर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑफिस उनको रखनी पड़ेगी, और सिर्फ ऑफिस नहीं, वहाँ पर उनका स्टाफ भी होना चाहिए। जब भी हमारी अथॉरिटीज़ को कुछ चीज़ें उनसे चाहिए देन स्टाफ शुड बी अवेलेबल। इसके अलावा जो टैक्स वो पे करते हैं, अभी तक वो इक्विलाइजेशन लेवी पे करते हैं 6% की, लेकिन अब उनके ऊपर 40% उनकी इनकम जो है, भारत में जो इनकम है उनकी, तो उसके ऊपर उनका प्रॉफिट जो है उसके ऊपर 40% टैक्स लगाया जाएगा। तो ये नए रूल्स जो हैं ये उनके ऊपर, ये बड़ी कंपनीज के ऊपर काफ़ी भारी हो सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स, PDF को डाउनलोड करने के बाद आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।